नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपने न्यू टॉपिक मध्य पाषाण युग के साथ। यानी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल तक की कहानी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग हिस्ट्री के इस नए अध्याय में मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज का वर्णन करेंगे और इसी पर चर्चा होगी। दोस्तों, इस मध्य पाषाण काल का संबंध यानी संपूर्ण कालखंड इसका 9000 बीसी से 5000 बीसी तक का है। इस बात को हमेशा आप लोग जेहन में रखें। 9000 से 5000 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड है 9000 से 5000 बीसी। इसका संबंध जो है, ये संबंध सिनोजोइक ईरा, क्वाटरनरी पीरियड और होलोसियन फेज से है। दोस्तों, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल वह दौर था जब मनुष्यों ने पुराने पत्थरों के साथ साथ नए पत्थरों के इस्तेमाल भी शुरू कर दिए थे। यानी नए पत्थरों के इस्तेमाल का कौन सा दौर था? तो यही है आपका मध्य पाषाण काल का दौर। इसे ही कहते हैं हम संक्रांतिकालीन पत्थर के इस्तेमाल का दौर। संक्रांतिकालीन पत्थर के इस्तेमाल का दौर। इस युग को जानने के लिए हमारे पास आखिर स्रोत क्या है? तो मध्य पाषाण काल के युग की जानकारी के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपकरण और औजार कैसे, यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण और औजार मनुष्यों के कैसे थे। तो आइए इनके उपकरण और औजार पर प्रकाश डालें। दोस्तों, यहाँ पर जरा गौर से सोचिए कि जो मनुष्य पशु हड्डी और पशु श्रृंग का इस्तेमाल कर रहा था पूरा पाषाण काल में, क्या वो करना छोड़ देगा? उत्तर है नहीं। उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल तो करना जारी ही रखा, बशर्ते कुछ नवीन आविष्कार भी किए। और वही नवीन आविष्कार मध्य पाषाण के दौर में हमें जानने योग्य है, उसे याद करने योग्य है। जैसे मनुष्यों ने नवीन आविष्कार किया और वो आविष्कार था कि इस दौर में यानी मध्य पाषाण काल के दौर में मनुष्यों ने फॉजिल वुड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये है फॉजिल वुड्स यानी अश्मीभूत काष्ठ का इस्तेमाल शुरू कब से? तो ये है आपका मध्य पाषाण काल के दौर से शुरू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात पर और भी गौर फरमाइए कि क्या धातु का ज्ञान मनुष्यों को था? उत्तर है नहीं। यहाँ किसी प्रकार के धातु का कोई ज्ञान मनुष्यों को नहीं था। पत्थर के टाइप कैसे थे? तो मध्य पाषाण काल के दौर में पैलियोलिथिक के 8 पत्थरों के इस्तेमाल हो ही रहे थे। यानी हमने पैलियोलिथिक में 8 पत्थरों के इस्तेमाल को ऑलरेडी देख लिया था। लेकिन मध्य पाषाण काल के लिए 3 नए पत्थरों का नाम हमेशा अपने जेहन में रखें। और वो 3 नए पत्थर हैं कौन कौन? तो ये पत्थर हैं कार्नेलियर पत्थर, बेसाल्ट पत्थर और क्रिस्टल पत्थर। इन 3 पत्थरों का इस्तेमाल मनुष्यों ने नवीन ढंग से शुरू किया। कब? मध्य पाषाण काल में। शुरुआती 3 पत्थर यानी क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी और सैंडस्टोन का इस्तेमाल बहुत कम रहा, लेकिन पेबुल पत्थरों का उपयोग मध्य पाषाण काल के दौर में मनुष्यों के द्वारा बढ़ता रहा। औजार निर्माण तकनीक क्या? तो मध्य पाषाण काल के युग के मनुष्यों के द्वारा जो तकनीक अपनाई गई, उनमें 7 तकनीक जो पैलियोलिथिक दौर में थी वो तो यहाँ चल ही रही थी। लेकिन इन 7 तकनीकों में केवल तकनीक नंबर 1 यानी बोल्डर तकनीक को समाप्त कर दिया गया, यानी पहली टेक्नोलॉजी समाप्त हो गई। लेकिन टेक्नोलॉजी नंबर 2 और टेक्नोलॉजी नंबर 7, 2 से लेकर 7 तक बरकरार रही और एक नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया गया और उसका नाम है प्रेशर फ्लोटिंग तकनीक। अतः याद रखें दोस्त कि मध्य पाषाण काल युग में मनुष्यों ने औजार निर्माण की तकनीक में एक क्रांति लाई और वो क्रांति का नाम था प्रेशर फ्लोटिंग तकनीक। और इसके द्वारा ही मनुष्य अपने औजार का निर्माण करते थे। ये जो प्रेशर फ्लोटिंग तकनीक है, इसी को हम लोग मिसाइल तकनीक और प्रक्षेपास्त्र तकनीक के नाम से भी जानते हैं। अतः याद रखें कि मिसाइल तकनीक, प्रक्षेपास्त्र तकनीक और प्रेशर फ्लोटिंग तकनीक ये तीनों एक ही हैं जो मध्य पाषाण काल से मनुष्यों ने उपयोग में लाई। इस तकनीक के अंतर्गत पेबुल पत्थरों का इस्तेमाल अधिक होता था और छोटे छोटे ज्यामितीय नुकीले पैने औजारों का निर्माण जारी रहा। यानी सूक्ष्म पाषाणिक औजार का निर्माण इस दौर की मुख्य विशेषताएं थी। अब देखिए टाइप ऑफ टूल्स। टाइप ऑफ टूल्स हम जानते हैं कि मनुष्यों ने लोअर पैलियोलिथिक एज में यानी पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, डिस्क्वाइड कोर्स बना रखे थे।
फिर जब मिडिल पैलियोलिथिक का दौर आया तो मनुष्यों ने फ्लैग टूल्स, कोर टूल्स और ब्लेड टाइप टूल्स बना रखे थे। फिर जब अपर पैलियोलिथिक का दौर चल रहा था तो मनुष्यों ने स्क्रेपर, ब्यूरीन, चिज्जल और बोरर जैसे नवीन उपकरणों को खोज लिया था। लेकिन अब मध्य पाषाण काल का दौर है। मध्य पाषाण काल के इस दौर के लिए मनुष्य ने ज्यामितीय आकार, चांद्रिक आकार, अर्धचंद्रमाकार और सूक्ष्म औजार यानी ज्यामितीय आकार, चांद्रिक आकार, अर्धचंद्रमाकार और सूक्ष्म आकार के औजार और उपकरणों का निर्माण जारी रखा और यही उसकी विशेषता है। अर्थात इसी विशेषताओं के कारण इस युग को हम लोग माइक्रोलिथिक फेज के नाम से जानते हैं और इसी युग का नाम मध्य पाषाण काल है। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर भी हमारी नज़र बनानी जरूरी है और वो है उनके जीवन यापन का ढंग कैसा। क्या यहाँ आकर कुछ परिवर्तन हुए कि पहले वाला फूड गैदरिंग वाली व्यवस्था चलती रही? तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ आके जब वातावरण में कुछ चेंजेज आए, जैसे न्यू होलोसियोन का वातावरण जो था, जो इस दौर का था, वो आज के जैसा वातावरण फीलिंग कराता था। जैसे तापमान बढ़ गया, बर्फ़ की सीलियाँ पिघल गई, मैदानी क्षेत्र खुलता सा गया और विशाल जानवर लुप्त होते गए, छोटे जानवरों का निकलना हुआ। लेकिन मनुष्य जो है वो शिकारी पहले भी था, शिकारी अब भी है। यानी होलोसियन का वातावरण जो था, होलोसियन का वातावरण आज के जैसा हो गया। तापमान बढ़ गया, बर्फ की सीलियाँ पिघल गई, मैदानी क्षेत्र खुलता गया, विशाल जानवर लुप्त होते गए, छोटे जानवरों का निकलना हुआ। लेकिन शिकारी मनुष्य पहले भी था, शिकारी मनुष्य अब भी है। फर्क इतना रहा कि इस दौर में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा मनुष्य। किस दौर में? तो मध्य पाषाण काल के दौर में। यानी दौर भोजन संग्राहकों का ही है, फूड गैदररों का ही दौर रहा और अर्थव्यवस्था आखेट प्रकार की ही बनी रही। इस बात को हमेशा याद रखें, अर्थव्यवस्था में भी नो चेंजेज। आगे चलिए, मध्य पाषाण काल के दौर की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। तो कुछ उपलब्धियों को हमेशा अपने जेहन में याद रखें और ये थी उपलब्धि नंबर 1, आग के प्रयोग से मनुष्य परिचित। पहला उपलब्धि, आग का प्रयोग, मध्य पाषाण काल का दौर। आग के प्रयोग से संबंधित साक्ष्य हमें मिलते हैं गुजरात के लंगनाथ से, सराय नहार यूपी से, महादाहा यूपी से, दमदमा यूपी से और चूल्हे इन क्षेत्रों में जो जगहों के नाम हमने बताए हैं, गुजरात का लंगनाथ, सराय रहना यूपी, महादहा यूपी, दमदमा यूपी, इन जगहों से चूल्हे और इसके पास से पशु हड्डी का साक्ष्य प्राप्त होता है और ये प्रमाण है कि लोगों ने आग के प्रयोग और उपयोग से लोग परिचित हो चुके थे। उपलब्धि नंबर 2, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है कि सराय नहर जो यूपी का फेमस साइट है, वहाँ से 8 चूल्हों का साक्ष्य मिला है। यानी एक ही लाइन में 8 चूल्हे मिले हैं। फिर है उपलब्धि नंबर 2। उपलब्धि नंबर 2 यानी पशु को पालतू बनाए जाने की शुरुआत मनुष्यों ने मध्य पाषाण काल के दौर में ही कर दी। यानी पशुपालन के 2 प्राथमिक साक्ष्य हमें मिलते हैं, राजस्थान के बाभौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। राजस्थान के बाभौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें काफ़ी पशु हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। और ये हड्डियों को अगर हम गौर से देखें तो इनके 2 वर्ग प्रतीत होते हैं। 2 वर्ग कौन कौन? तो एक है शिकार हुआ वर्ग और दूसरा है पालतू पशु वर्ग। एक है शिकार पशु वर्ग और एक है पालतू पशु वर्ग। पालतू पशु वर्ग और शिकार पशु वर्ग कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि जब हमारे वैज्ञानिकों ने इन पशु हड्डियों को गौर से देखा और इन पर विश्लेषण किया तो इन्हें 2 वर्गों का पाया। एक वर्ग ऐसा था जिसमें शिकार हुए पशु वर्ग थे, इन्हें बेढंगे रूप से काटा गया था, मारा गया था। लेकिन पालतू पशु वर्ग के पशु वैसे थे जिन्हें बेहतरीन ढंग से काटने का साक्ष्य प्राप्त होता है। इन्हीं बातों के आधार पर इतिहासकारों का मानना था और मानना है या अनुमान है कि भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल और सूअर, भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल और सूअर को मनुष्य ने पालतू बना लिया था। कब बना लिया था? तो 5500 BC में, यानी मध्य पाषाण काल के दौर में। सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा जो पशु पालतू बनाया गया उसका नाम है कुत्ता। अब पशुपालन व्यवसाय के रूप में क्या यहाँ आ चुकी है? उत्तर है नहीं। पशुपालन की शुरुआत भले हो गई है, लोगों ने पशु पालना भले सीख लिया, लेकिन पशुपालन व्यवसाय के रूप में नहीं आई है। बृहद ढंग से पशुओं को अभी एक साथ नहीं पाला जा रहा है। उपलब्धि नंबर 3,
सामूहिकता में बढ़ोतरी। हमने देखा था कि पुरापाषाण काल के दौर में मनुष्य अलग थलग रह रहा था, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए था, लेकिन मध्य पाषाण काल के दौर में ये दूरी बनाने वाली विशेषताएं समाप्त हो गई और अब वह एक ही साथ रह रहा है। सामूहिकता में बढ़ोतरी हुई, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हुआ और मध्य पाषाण काल के दौर में ही मकान निर्माण की कोशिश भी प्रारंभ हुई। मकान निर्माण की कोशिश प्रारंभ हुई, इसका प्रमाण हमें दो जगहों से मिलता है। एक मिलता है यूपी के सराय नाहर राय से, वहाँ से हमें एक साथ 8 चूल्हे मिले हैं, इससे मनुष्य के सामूहिक रूप से रहने का प्रमाण मिलता है। और दूसरा है मानव समाधियाँ। मानव समाधियाँ भी हमें बहुत जगहों से मिली हैं मध्य पाषाण युग की, और मध्य पाषाण युग के जो मानव समाधियाँ मिली हैं उसमें एकल सावधान भी है। एकल सावधान आपको पता है किसको बोलते हैं? एकल सावधान उस सावधान विधि को बोलते हैं जिसमें अकेले ले जाके किसी को लिटाइए और उसके बाद उसका सावदाह कर दीजिए। फिर है युग्म सावधान। युग्म सावधान उस सावधान को बोला जाता है जहाँ मनुष्य एक साथ दो व्यक्तियों को लिटा के उसका सावधान करता है। और फिर है सामूहिक सावधान, यहाँ एक साथ बहुत सारे मनुष्यों को लिटा के उसको दफनाया जाता है। अतः प्रातः इन प्राप्त समाधियों के आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य अब समाधि समूहों में रहने लगा था, इसलिए ऐसे सावधान की प्रक्रिया अपनाने लगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बभौर। ये दो क्षेत्र को याद रखिए हमेशा, ये VBI है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान का बभौर, यहाँ से हमें मकान निर्माण की कोशिश का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या क्या मिला है? तो राजस्थान के बभौर से हमें पत्थर का फर्श बनाने का साक्ष्य मिला है। पत्थर के फर्श बनाने का प्राथमिक साक्ष्य देता है कौन? राजस्थान का बभौर। और आदमगढ़ से मिट्टी की खड़ी दीवार का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। यही है मकान निर्माण की प्राथमिक कोशिश। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले मकान निर्माण की कोशिश का प्रथम साक्ष्य यही है जो दो जगहों से मिले हैं। अतः याद रखें कि मध्य पाषाण काल का दौर वह दौर है जहाँ मनुष्य और मनुष्य के निकटता प्रारंभ हो चुकी है, सामूहिकता एवं सामुदायिकता में उनकी बढ़ोतरी हो रही है, मकान निर्माण की कोशिश मनुष्यों के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, समाधियों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, आग के प्रयोग उपयोग से मनुष्य परिचित हो चुके हैं और पशु को पालतू बनाना मनुष्यों ने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन पशुपालन व्यवसाय के रूप में व्यवस्थित नहीं हुई है, इस बात को हमेशा याद रखा जाए। अभी भी बहुत सारे अभाव हैं, जैसे कि हमारा युग बढ़ा लेकिन अभाव की कमियां हैं, अभाव भी कम नहीं है। जैसे कि निश्चित मकान, बस्ती, गांव, परिवार अस्तित्व में अभी भी नहीं है। यानी मध्य पाषाण काल तक आपका उत्तर होना चाहिए नो निश्चित मकान, नो बस्ती, नो गांव, नो परिवार, कोई भी अस्तित्व में नहीं है। लेखन कला है क्या? उत्तर है नहीं है। साहित्य है क्या? उत्तर है नहीं है। कृषि की शुरुआत क्या मनुष्यों ने कर दी है मध्य पाषाण काल में? उत्तर है नहीं नहीं नहीं। और धातु का ज्ञान क्या मनुष्यों को है? उत्तर है नहीं। क्या मृदभांड का निर्माण मनुष्यों के द्वारा हो रहा है? उत्तर है नहीं। अभी किसी चीज़ के अधिशेष की कल्पना ही नहीं कर सकते, तो फिर मृदभांड की ज़रूरत ही क्या है? फिर है पशुपालन व्यवसाय है क्या? उत्तर है नहीं। पशु को पालना मनुष्यों ने जरूर सीख लिया है, बट पशुपालन व्यवसाय नहीं है। और बचत संग्रह की प्रवृत्ति है क्या? उत्तर है नहीं, नहीं है बचत संग्रह की प्रवृत्ति। अतः कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें मध्य पाषाण काल की, उनको भी याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, पहला, पुरापाषाण काल में हमने देखा था कि मानव कंकाल हमें सिर्फ एक ही मिला था, और वो भी कहाँ से मिला था? तो मध्य प्रदेश से मिला था, आदमगढ़ से। कहाँ से? भीमबेटका के पास से, ठीक। लेकिन यहाँ मध्य पाषाण काल में मानव कंकाल की ढेरों प्राप्तियां हुई हैं, इसलिए हम प्रजाति पर प्रकाश डाल सकते हैं आसानी से। और बाभौर से एक कंकाल मिला है, बिरभानपुर से एक कंकाल मिला है, भीमबेटका से 2 कंकाल मिले हैं, लगनाथ से 14 मिले हैं, लेखदहिया से 17 मिले हैं, महादहा से 28 कंकाल, दमदमा से 41 कंकाल, सराय नाहर राय यूपी से 15 कंकाल मिले हैं। इतने सारे जब कंकालों की प्राप्ति होती है तो हम इनके विश्लेषण पर हमारे इतिहासकारों का मत है कि मिश्रित प्रजाति का साक्ष्य मिलता है, अर्थात मध्य पाषाण काल में मिश्रित प्रजाति के लोग रहा करते थे। और इन मिश्रित प्रजाति में भूमध्य सागरीय भी थे, होमोटिक भी थे, निग्रिटो भी थे, प्रोटोनोडलिक भी थे। इन तमाम प्रजातियों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। पुरुष की ऊंचाई महिलाओं की तुलना में काफ़ी अधिक हुआ करती थी, मनुष्य काफ़ी लंबे लंबे हुआ करते थे,
और अधिक उम्र वाले कंकाल प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए शायद अनुमान है कि मनुष्य की औसत आयु कम थी। एक छोटे बच्चे का कंकाल प्राप्त हुआ है, यह विशेष साक्ष्य है जिसके गले में पशु हड्डी की माला है, और ये मिला है मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। और यही है प्राथमिक अंधविश्वास का साक्ष्य 5500 BC का। अतः ध्यान रखा जाए कि साक्ष्य कहाँ कहाँ से, तो भारत में 2 क्षेत्र से यानी नॉर्थ ईस्ट और केरल से मध्य पाषाण काल के भी प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार हमें पूरा पाषाण काल के संदर्भ में ये 2 क्षेत्र कोई प्रमाण नहीं देते थे, यानी नॉर्थ ईस्ट और केरल, वैसे ही मध्य पाषाण काल के संदर्भ में भी ये 2 क्षेत्र हमें कोई भी प्रमाण नहीं देते, और ये 2 क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट और केरला। महत्वपूर्ण साइट और याद करने वाली कुछ विशेषताएं और भी हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित, जिनको हमेशा अपने जेहन में याद रखिए। ये परीक्षा के अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आइए देखते हैं। फर्स्ट है बाभौर। बाभौर कहाँ है, तो राजस्थान में है। यह व्यास नदी के सहायक नदी कोठारी के ऊपर का साइट है। पशुपालन का सबसे पुराना प्रमाण यही देता है, बाभौर। बाभौर जो राजस्थान में है, पशुपालन का सबसे पुराना प्रमाण देता है। मकान निर्माण की कोशिश, यहाँ से पत्थर का फर्श बनते हुए मिला है, और ये मकान निर्माण की कोशिश देने वाला दूसरा साइट है। आदमगढ़ फर्स्ट साइट था। हेमेट्रिक प्रजाति का एक मानव कंकाल भी मिला है बाभौर राजस्थान से। दूसरा क्षेत्र है हमारा सांबर झील क्षेत्र राजस्थान। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखिए, सांबर झील राजस्थान जो है यह मध्य पाषाण काल का एक साइट है, और झील के पुराने निक्षेप में वृक्षारोपण का प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है, जो लगभग 7000 BC का है। लेकिन इतिहास में इस प्रमाण को स्वीकृति नहीं है, यह हमेशा याद रखें। यानी कृषि मध्य पाषाण काल से नो, यानी कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल में नहीं हुई है। तीसरा महत्वपूर्ण साइट गुजरात का लंघनाज है। इस साइट को HD संकालिया महोदय ने खोजा था। ये एक वैज्ञानिक का, मतलब इतिहासकार का नाम है HD संकालिया। इन्होंने खोजा था गुजरात में लंघनाज जगह को। सबसे ज़्यादा माइक्रोलिथिक टूल्स यानी सूक्ष्म टूल्स, छोटे छोटे हथियार यहीं से मिले हैं। कहाँ से, तो गुजरात में लंघनाज से सबसे ज़्यादा। और मनुष्य के शिकारी होने का प्रमाण देता है यही क्षेत्र लंघनाज। 14 मानव कंकाल प्लस चूल्हे का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। कहाँ से, गुजरात के लंघनाज से। फिर है आदमगढ़ मध्य प्रदेश। यह भी एक महत्वपूर्ण साइट है मध्य प्रदेश। ये मध्य पाषाण का एक बेहतरीन साइट है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, जो नर्मदा घाटी में है। यहाँ से भी हमें क्या क्या मिले हैं, तो माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं, पशुपालन का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की खड़ी दीवार का साक्ष्य मिला है। प्रथम साक्ष्य यही है मकान निर्माण की कोशिश का, यानी आदमगढ़ हमें प्रथम साक्ष्य वो देता है, मकान निर्माण की कोशिश का फर्स्ट साक्ष्य देता है। और दूसरा हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है मकान निर्माण का, तो मकान निर्माण का दूसरा साक्ष्य मिलता है हमें बाभौर राजस्थान से। ठीक, आगे चलिए। 5वां साइट है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है। रायसेन जिला। VS वांकुलर की खोज है। ये नाम याद रखिएगा, VS वांकुलर। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भीमबेटका की खोज किसने की, तो उत्तर होना चाहिए VS वांकुलर। और ये किस जिला में है, तो रायसेन जिला में है। इस साइट का संबंध, भीमबेटका साइट का संबंध जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल से है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। फिर है भीमबेटका से मिला क्या क्या है, तो 2 मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। ये दोनों साक्ष्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी हैं। और इसमें क्या क्या है, तो देखिए, छोटे बच्चे का कंकाल जिसके गले में पशु हड्डी की माला है, ये मिला है भीमबेटका मध्य प्रदेश से। और ये कब का प्रमाण है, तो मध्य पाषाण काल के युग का प्रमाण है। फिर यहीं से हमें पूरा पाषाण काल के 5 गुफा चित्रकारी नमूने प्राप्त हुए थे। चूँकि हम जानते हैं कि भीमबेटका का संबंध पूरा पाषाण काल से भी है, मेसोलिथिक एज से है, और नियोलिथिक नवपाषाण से भी है। तो पूरा पाषाण काल के जहाँ 5 चित्रकारी, गुफा चित्रकारी का फर्स्ट नमूना प्राप्त हुआ था हमें भीमबेटका से, वहीं अब मध्य पाषाण काल के दौर में गुफा चित्रकारी से संबंधित यहाँ से 450 नमूने प्राप्त हुए हैं। ये बात हमेशा याद रखिए।
छठा महत्वपूर्ण साइट है मध्यपाषाण युग का महादहा, जो यूपी में है। इसे इलाहाबाद की पुरातत्व विभाग की टीम ने खोजा था। इसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं खोजा है। किसने खोजा है? इलाहाबाद की पुरातत्व विभाग की पूरी टीम ने मिलकर इसको खोज किया है। ये प्रतापगढ़ जिला में है। यहाँ से 28 मानव कंकाल प्रोटोनोएडिक और निग्रेटो टाइप के मिले हैं। ये दोनों प्रजातियां हैं उनकी। और महादहा यूपी से ही एकल, युग्म और सामूहिक तीनों प्रकार के समाधान का प्रमाण मिला है। और यहाँ महादहा यूपी में ही 35 चूल्हे मिले हैं और उनके आसपास बिखरी हुई हड्डियां एक साथ प्राप्त हुई हैं। अतः इस विशाल चूल्हे वाले क्षेत्र को इतिहासकारों ने बूचर खाना क्षेत्र कह दिया। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इतिहास के अंतर्गत कि मध्यपाषाण काल के क्षेत्र में कौन सा साइट है जिसे बूचर खाना क्षेत्र कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए, महादहा जो यूपी में है इसे बूचर खाना क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से हमें ढेरों स्टोन औजार मिले हैं, पशु हड्डी के औजार भी मिले हैं, पशु श्रृंग के सामान भी मिले हैं, माला मिले हैं, कान का कुंडल मिला है, अंगूठी भी प्राप्त हुई है। फिर 7वां साइट है दमदमा। यह भी यूपी में है, प्रतापगढ़ जिला में है, गोखुर झील के पास है और पीली नदी के किनारे का क्षेत्र है। इस दमदमा यूपी वाले क्षेत्र को भी किसने खोजा? तो उत्तर होना चाहिए इलाहाबाद की टीम ने खोजा। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने इसकी खोज नहीं की। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं? तो माइक्रोलिथिक टूल्स बहुत सारे मिले हैं। दमदमा यूपी से ही पशु हड्डी का माला एवं मुद्रिकाएं खूब मिली हैं। यानी सबसे ज़्यादा पशु हड्डी की माला और मुद्रिकाएं कहाँ से मिली हैं मध्यपाषाण काल की? तो दमदमा यूपी से। लेकिन ये याद रखिए कि गोल कुंडल यहाँ से एक भी प्राप्त नहीं हुआ है दमदमा यूपी से। फिर नेक्स्ट है 8वां महत्वपूर्ण साइट सरानाहर राय यूपी। ये भी महत्वपूर्ण साइट है। इसकी खोज HC ओझा, GR शर्मा और इलाहाबाद की टीम ने मिलकर खोजी है इसको। यहाँ से भी हमें माइक्रोलिथिक टूल्स मिले हैं। 19 मानव कंकाल मिले हैं प्रोटोनोडिक या निग्रिटो के, और एकल प्लस सामूहिक समाधान का साक्ष्य भी मिलता है सरानाहर यूपी से। और 8 गर्त चूल्हा एक ही साथ मिले हैं। यानी 8 गर्त चूल्हा, एक ही कतार में 8 चूल्हे का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? सरानाहर यूपी से। तो ये था हमारे मेसोलिथिक दौर का अध्ययन। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। प्लस ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं पूरे हिस्ट्री को डिटेल से आपको पढ़ा सकूं। और हर रोज़ मेरी कोशिश है कि आपके सामने इसी तरह समस्त चीज़ों को लेकर प्रस्तुत हो जाऊं और आपको कहानी के स्वरूप में समस्त चीज़ें उपलब्ध कराऊं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए ताकि बहुत सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट को इससे मदद मिल जाए। ये मेरी खुद की नोट्स है और ये मेरा खुद का समग्र अध्ययन है जो इतिहास से रिलेटेड है। धीरे धीरे कहानियाँ हमारी रोज़ बढ़ेंगी। आज हमने मध्यपाषाण काल के युग को देख लिया। कल हमारी मुलाकात आपसे नवपाषाण काल के अंतर्गत होगी और वहाँ पर समस्त नवपाषाण काल के नवीन खोजों को हम जानेंगे। और इसके बाद कहानी फिर एक स्टेप आगे हमारी बढ़ जाएगी। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट दोस्तों।